चलिए, आपको एक ऐसी छुट्टी पर ले चलते हैं जिसका सपना हर परिवार देखता है। जगह है कैरिबियन सागर। चारों तरफ बस नीला पानी और नमकीन हवा, सब कुछ एकदम परफेक्ट। देखिए, पिता टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में मग्न है। बेटी केसी, उसे तो दुनिया की कोई खबर ही नहीं, बस संगीत में खोई हुई है। और माँ जूलिया इस पल को पूरी तरह जीने के लिए समंदर के नीले पानी में उतर जाती हैं। और बस एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। पानी के नीचे एक अजीब सी खामोशी। जूलिया को महसूस होता है वो अकेली नहीं है। कोई बहुत बड़ी चीज, कोई परछाई उसे गहराई से देख रही है। और अब उसके तैरने की रफ्तार में सुकून नहीं बल्कि खौफ है। तभी एक अनदेखी, एक वहशी ताकत उसे नीचे खींच लेती है। जूलिया की चीखें पानी में ही घुट जाती हैं और ऊपर डेक पर बज रहे संगीत में हमेशा हमेशा के लिए खो जाती हैं। पानी की सतह पर बस एक हल्की सी चीख और टॉम का दिल जैसे बैठ ही जाता है। दूर उसे जूलिया पानी से जूझती हुई दिखती है। अब यहां से शुरू होती है वक्त के खिलाफ एक जानलेवा दौड़। टॉम एक पल भी नहीं सोचता, सीधा पानी में छलांग लगा देता है। उसकी सारी ताकत बस जूलिया तक पहुंचने में लगी है, जबकि बच्चे हिम्मत दिखाकर याट को उनकी तरफ मोड़ लेते हैं। वे सब याट पर वापस तो आ जाते हैं, लेकिन वो सुकून जा चुका है। जूलिया कांप रही है, सदमे में है, और केसी, उसके दिल में एक बोझ है कि काश उसने अपनी मां की चीख सुन ली होती। रात घिरती है और साथ लाती है दुनिया के दूसरे कोने से एक चेतावनी। वीडियो कॉल पर है केसी का बॉयफ्रेंड और वो बहुत घबराया हुआ है। वो कह रहा है कि न्यूज़ पर कुछ बहुत ही अजीब चल रहा है, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बता पाता, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है और कनेक्शन कट जाता है। और जैसे ही कनेक्शन कटता है, प्रकृति खुद एक चेतावनी देने लगती है। वेल्स का एक बहुत बड़ा झुंड उनकी याट के पास से गुजरता है, लेकिन उनका बर्ताव अजीब है, डरावना है। टॉम को पता है ये बहुत बुरा संकेत है। वेल पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं। वो कहता है वे रास्ता तभी भटकती हैं जब कुछ बहुत बहुत गलत हो रहा हो। और ठीक उसी पल एक जोरदार झटके से उनकी पूरी याट हिल जाती है। टॉम नीचे जांच करने जाता है। जब वो वापस आता है तो वो पहले जैसा नहीं था। पानी के नीचे किसी विशाल जीव ने उसे छुआ था और उसके कंधे पर एक गहरा जख्म उस खौफनाक मुलाकात का सबूत है। और फिर आसमान गिरने लगता है। सचमुच आग के गोले रात के आसमान को चीरते हुए गिर रहे हैं और समंदर से टकराकर भाप के ऊंचे ऊंचे बादल बना रहे हैं। ये उल्कापिंड नहीं है, ये तो हमारी अपनी दुनिया के टुकड़े हैं। टॉम की आंखों में खौफ साफ दिखता है। उसके मुंह से बस एक लफ्ज निकलता है, सैटेलाइट्स। और इसका मतलब एक ही है, अगर आसमान से सैटेलाइट्स गिर रही हैं तो मतलब दुनिया खत्म हो चुकी है। इंजन बंद हो चुका है, बिजली जा चुकी है, वो दुनिया के अंत में अकेले बह रहे हैं। फिर उनके शरीर जवाब देने लगते हैं। जूलिया की नाक से खून बहने लगता है। केसी बुरी तरह बीमार पड़ जाती है और तभी एक कान फाड़ देने वाली आवाज उन्हें घेर लेती है, जैसे कोई चीज उन्हें अंदर से तोड़ रही हो। एक आखिरी ऐसा झटका जो हड्डियों तक को हिला दे, पूरी याट को चीरता हुआ निकलता है। और फिर गहरी खामोशी। वे तूफान से तो बच गए, लेकिन जब आंख खुलती है तो वो एक ऐसे बुरे सपने में हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समंदर गायब हो चुका है। उनकी यॉट अब समंदर की सूखी अजीब जमीन पर फंसी हुई है। चारों तरफ बस मौत का मंजर है, फटी हुई धरती, मरी हुई मछलियां, फोन में कोई सिग्नल नहीं। लेकिन सबसे डरावनी बात है टॉम का कंपस, जो उत्तर की जगह दक्षिण दिखा रहा है। तब उन्हें यह भयानक सच समझ आता है, पृथ्वी के पोल यानी ध्रुव पलट चुके हैं। तभी एक रेडियो पर एक टूटी फूटी आवाज आती है। ये एक सबमरीन का कैप्टन है। वो एक भयानक सच बताता है, लेकिन साथ में उम्मीद की एक आखिरी किरण भी देता है। वो कहता है कि ध्रुव फिर से पलटेंगे और जब ऐसा होगा तो पानी वापस आएगा, बहुत तेजी से। वो उन्हें कोऑर्डिनेट्स देता है, एक सबमरीन, बचने का एक आखिरी मौका। लेकिन इस सूखी खाली दुनिया में वे अकेले नहीं हैं और यहां सबसे बड़ा राक्षस कोई जानवर नहीं, इंसान खुद है। एक लड़खड़ाता हुआ आदमी मदद के लिए आता है। टॉम इंसानियत दिखाते हुए उसे पानी देता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। सिर्फ चंद सेकंड्स में उनकी बची खुची उम्मीद का भी कत्ल हो जाता है। वो अजनबी बेरहमी से टॉम को एक हार्पून से मार डालता है। टॉम की मौत के साथ ही इंसानियत भी मर चुकी है। अब शिकार शुरू होता है।
जूलिया और बच्चे अपनी जान बचाने के लिए यार्ड में छिप जाते हैं, लेकिन वो दरिंदा दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। इस खौफनाक सपने के बीच एक बेटी को अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ना ही पड़ता है। जब वो आदमी जूलिया का गला घोट रहा होता है, केसी हिम्मत जुटाती है और फ्लेयर गन चला देती है। हमलावर आग की लपटों में घिर जाता है और देखते ही देखते पूरी यार्ड आग की चपेट में आ जाती है। परिवार अपनी जान बचाने के लिए भागता है और ठीक उनके पीछे एक जोरदार धमाके में उनका पुराना घर जलकर राख हो जाता है। वे जिंदा हैं, पर ये नई दुनिया भूखी है। अगली सुबह वे देखते हैं कि उस आदमी की जली हुई लाश को छोटे छोटे केकड़े अंदर से खा रहे हैं, और दूर हजारों लाखों की तादाद में और भी हैं। समंदर लौट रहा है और वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। तभी दूर उन्हें सबमरीन दिखती है, उनकी एकमात्र उम्मीद। लेकिन तभी एक चट्टान खिसकती है और जूलिया अपने बच्चों से अलग हो जाती है, और एक मां अपने जीवन का सबसे मुश्किल फैसला लेती है, जाओ तुम लोग मेरे बिना जियो। ये उनकी आखिरी लड़ाई है अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए। केसी और बेन सबमरीन तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अंदर उन्हें कैप्टन की लाश मिलती है। इस बीच केकड़ों का एक विशाल झुंड जूलिया पर हमला कर देता है। ये कोई आम केकड़े नहीं हैं, ये इस नई दुनिया के खूंखार शिकारी हैं, ज्यादा भूखे और बेरहम। लेकिन केसी अपनी घायल मां को इन राक्षसों के लिए नहीं छोड़ सकती। वो उसे बचाने वापस दौड़ती है। केसी अपनी मां को चट्टान से ऊपर खींचती है और वे किसी तरह सबमरीन के अंदर कूद जाते हैं। ठीक उसी पल लाखों भूखे केकड़े हैच को ढक लेते हैं, लेकिन वे अंदर महफूज हैं। पुरानी दुनिया अब पूरी तरह धुलने वाली है। दूर से एक विशाल सुनामी, पानी की एक ऐसी दीवार जो आसमान को छू रही हो, उनकी तरफ बढ़ रही है। वे बच गए, लेकिन उनके लिए कौन सी दुनिया बची है? हैच खुलता है और बाहर एक ऐसा मंजर है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनकी सबमरीन एक बाढ़ में डूबे मुर्दा शहर की एक टूटी हुई गगनचुंबी इमारत के ऊपर टिकी है। तीनों एक टूटी हुई दुनिया की पहली सुबह को देख रहे हैं। सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन वे जिंदा हैं, और जब तक सांस है, उम्मीद बाकी है।